हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर 1 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ पॉइंट्स रहेंगे। तो पहला पॉइंट्स क्या लिखा है, प्लेन लैमिना हैव सेंट्रॉइड वेयर एज ऑल अदर बॉडीज हैव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या लिखा है, सिंपली प्लेन लैमिना, यानी कि कोई भी अगर फ्लैट सरफेस होता है तो उसको क्या, उसके अंदर क्या रहेगा, सेंट्रॉइड रहेगा। इसके अलावा प्लेन बॉडीज़ के अलावा अगर कोई भी दूसरी बॉडीज रहती है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसके अंदर क्या रहेगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। अभी सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जैसी है, क्या कहा मैंने, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जैसी है, यानी कि क्या रहेगा, अगर कोई भी प्लेन लैमिना अगर हम लोग हवा में फेंकेंगे तो उसका जो भी टोटल वेट रहेगा, टोटल वेट एक ही पॉइंट से पास होगा ना, वो प्लेन लैमिना का, तो जिस पॉइंट से पास होगा उसी पॉइंट क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रॉइड कहेंगे। उसी तरीके से थ्री डायमेंशनल बॉडी है, यानी कि जिसको एक्स वाई जेड इस तरीके से थ्री डायमेंशनल बॉडी रहेगी, उसको हवा में फेंकने पर उसका टोटल वेट जो भी रहेगा, जिस कॉमन पॉइंट से पास रहेगा, उसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए नोटेशन यही रहेगा। इतना सिंपल हो गया, यानी कि प्लेन बॉडीज़ के अंदर जो भी आता है सेंट्रॉइड आता है, और अदर बॉडीज़ के अंदर क्या आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। दोनों का मतलब एक जैसा ही है अगर बॉडी यूनिफॉर्म हो तो। ठीक है, लेकिन टू डायमेंशनल बॉडी रहेगी तो सेंट्रॉइड है, और थ्री डायमेंशनल बॉडी रहेगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। उसके नीचे क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ द बॉडी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स बार कॉमा वाई बार कैन बी गिवन बाय, ये फॉर्मूला है एक्स बार और वाई बार, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। एक्स बार क्या लिखा है, समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ए आई, और वाई बार क्या लिखा है, समेशन ए आई वाई आई अपॉन समेशन ए आई। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आसानी से आप लोगों को कैसे यूज़ करने पता चल जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाला पार्ट क्या दिया है, इफ़ अ बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, और क्या नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ अ बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देन वाई कोऑर्डिनेट जीरो। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आसान रहेंगे अगर हम लोगों को इजीली बाय ऑब्जर्वेशन, अगर बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है तो वो जिस एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है उसके दूसरे वाले एक्सिस पे ही उसका कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, यानी कि अगर बॉडी वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, उसका वाइस वर्सा, अगर एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल बॉडी है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो। इतना क्लियर है, तो ये हम लोग सब में देखेंगे ये दोनों पॉइंट को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले रहेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले का सी जी किस तरीके से निकाला जाता है वो यहाँ पर मेंशन किया है। तो सबसे पहले कौन सा शेप लिखा है, रेक्टेंगल ये शेप दिया है। इस रेक्टेंगल का लेंथ रखा है हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे, और इस रेक्टेंगल का विड्थ वाई एक्सिस पे रखा है। तो देखो एरिया क्या होगा, उसका लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए इंटू बी आएगा, और एक्स बार हमेशा मैं कहूँगा एक्स बार यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस रहेगा। देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से ये टोटल डिस्टेंस ए आया है ना, वाई एक्सिस से दूर लेंथ का डिस्टेंस, रेक्टेंगल के लेंथ का डिस्टेंस कितना हो रहा है, ए हो रहा है, और सेंट्रॉइड इस ए के हाफ वाली लाइन पे रहेगा, यानी कि वाई एक्सिस से कितना दूर रहेगा, ए बाय टू, ए के हाफ यानी कि ए बाय टू रहेगा। उसी तरीके से एक्स बार यानी कि क्या रहेगा, हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होगा, और वाई बार जब मैं कहूँगा वाई बार यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट्स वो कहाँ पे होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस रहेगा। अभी एक्स एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस, ये विड्थ कितनी है, बी, ये डिस्टेंस पे, तो सेंट्रॉइड उसके बी बाय टू इस डिस्टेंस पे रहेगा ना एक्स एक्सिस से, यानी कि इसके लिए सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, वाई बार कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड का बी बाय टू हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। एक्स बार बोले तो हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, और वाई बार यानी कि हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इतना सिंपली याद रखना है प्रेजेंटली। ठीक है, हमेशा मैं जब भी कहूँगा एक्स बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये आप लोगों को याद हो जाएगा। बार बार यही मुझे कहना होगा सब में एक्सप्लेनेशन देते वक्त। ठीक है, अभी देखो उसके बाद दूसरा शेप कौन सा लिखा है यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, जहाँ पर ये बेस लिया है हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे, और ये हाइट एच ली है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या लिखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उतना तो क्लियर हो गया। एक्स बार यानी कि क्या होता है, जैसे कि पहले भी कहा था, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे यहाँ पर ये ट्रायंगल का बेस आता है, तो ये सामने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, राइट। तो और इतना हमें पता है कि बेस से सी जी कितना दूर होता है ट्रायंगल में, 1/3 ऑफ हाइट, क्या कितना दूर होता है, 1/3 ऑफ हाइट। तो देखो ये हाइट है बी, तो यहाँ से कितना दूर होगा, 1/3 दूर होगा। ठीक है, तो इसके कारण एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखा, 1/3 ऑफ हाइट यानी कि बी लिखा। अभी जब मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो उस केस में ये हो जाएगा बेस, अपनी एच क्या हो जाएगी हाइट, यहाँ से सी जी ऊपर जाना है तो ये बेस से ऊपर जा रहा है, तो बेस से कितना दूर होता है, 1/3 ऑफ हाइट, तो हाइट क्या है इस केस में एच है ना, तो इसके कारण यहाँ पे क्या लिखा, 1/3 इंटू एच लिखा। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
या फिर ये अब भले अभी भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी जब हम लोग सम करेंगे तब ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, सी जी किसी भी ट्रायंगल में बेस से कितना दूर होता है, 1/3 ऑफ हाइट होता है, और एपेक्स से कितना दूर होता है, 2/3 ऑफ हाइट इतना दूर होता है। ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक रैंडम ट्रायंगल निकाला है, फॉर एनी ट्रायंगल लिखा है, बेस दिखाया उसका बी जो कि एक्स एक्सिस पे, और हाइट कितनी बताई, एच बताई, ठीक है। अभी देखो एक्स बार यानी कि क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट b/2 डिस्टेंस पे आएगा ना, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो लिखा है यहाँ पर b/2, यहाँ पर b/2 नहीं लिखा है, डैश कर दिया, ठीक है। और एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, वो तो लिखा है। अब वाई कोऑर्डिनेट यानी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है, तो ये हाइट ऊपर है ना, तो बेस से कितना ऊपर होगा, 1/3 ऑफ हाइट, तो ये 1/3 ऑफ हाइट लिखा है यहाँ पर। उसके बाद सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, πr²/2, πr²/2 लिखा। ये सेमी सर्कल कौन से एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल होने के कारण डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिख दिया, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई बार कितना होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको एज इट इज़ याद रखते हैं। वाई बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस पे ही ये बेस आया है ना, ये सेमी सर्कल का ये वाला बेस एक्स एक्सिस पे आया है, तो वहाँ से डिस्टेंस ऊपर लेके जाना है। वो ऊपर का डिस्टेंस कितना होगा, 4r/3π। क्या लिखा है यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट लिखा था ना, y कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि इधर से सी जी कितना दूर ऊपर है, 4r/3π इतना डिस्टेंस ऊपर है सेमी सर्कल के केस में। अब ये लिखा है क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल के दोनों साइड्स, दोनों एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिए हुए हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट क्वार्टर सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस केस में क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²/4, और यहाँ से और यहाँ से, यानी कि इस y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, x कोऑर्डिनेट 4r/3π लिखा है, और इस y कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस x एक्सिस कितना होगा, सेम ही होगा, 4r/3π। सेमी सर्कल का समझ में आया होगा, क्वार्टर सर्कल का भी समझ में आया होगा। अभी क्या सेक्टर लिया, ये सेक्टर कौन से एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल दिखाया है, एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल दिखाया है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पर। और सेक्टर का एरिया क्या रहेगा, r² अल्फा, r इज़ द रेडियस ऑफ द सेक्टर, अल्फा देखो ये टोटल 2 अल्फा रहेगा, लेकिन एक मतलब एक वाले पार्ट का अल्फा है तो दूसरे वाले पार्ट का भी अल्फा, ये सिमेट्रिकल एंगल है, ठीक है। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, तो उसका सिमेट्री के ऊपर वाला अल्फा कंसिडर किया और सिमेट्री के नीचे वाला भी अल्फा कंसिडर किया, तो दोनों में से एक ही अल्फा लेना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, r² अल्फा, और यहाँ पर अल्फा जो यूज़ करना है वो रेडियन में यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद इस सेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वो ये फॉर्मूले से आएगा, 2/3r साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जो डिनोमिनेटर का अल्फा है वो रेडियन में होना चाहिए, और ये साइन के साथ जो अल्फा हो रहेगा वह कैसा होना चाहिए, वो इन डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। अभी इन्हीं बेसिक फॉर्मूले को हमेशा हमें याद रखना होगा। कुछ अलग अलग टाइप के लैमिना ही रहेंगे, लैमिना यानी कि फ्लैट सर्फेसेस रहेंगे, जिनका ही हमें सेंट्रोइड निकालना है इन केस ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है। तो हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी बॉडीज़ होगी वो फ्लैट सर्फेसेस रहेगी या फिर लैमिना होगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द सेंटर ऑफ द शेडेड एरिया एज शोन। तो हमेशा हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस रहेंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस के साथ ही हम लोगों को दिए हुए लैमिना का या फिर शेडेड पोर्शन जो भी रहेगा उसका सेंट्रॉइड निकालना होगा। तो यहाँ पर आंसर शुरुआत करने से पहले हम लोग ऐसा लिख देंगे, टू फाइंड सी जी यानी कि सेंट्रॉइड, ठीक है, या फिर डायरेक्टली लिख देता टू फाइंड सेंट्रॉइड राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ये जो एरो किया, इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे, ठीक है। टू फाइंड लिखा सेंट्रॉइड, टू फाइंड सेंट्रॉइड लिखा, राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ये क्या लिखा, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ठीक है। टू फाइंड सेंट्रॉइड राइटिंग टेबल एज फॉलोज। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर, बाहर क्या लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, ये एरिया लिखा है। एरिया के बाजू, सीरियल नंबर के बाजू में लिखेंगे शेप लिखेंगे, क्या लिखा, शेप लिखा। शेप के बाजू में क्या लिखा, एरिया लिखा। एरिया के बाजू में देखो क्या आना चाहिए, इधर साइड में किया एक्स आई यानी कि कोऑर्डिनेट्स, ये वाई आई कोऑर्डिनेट्स, ये क्या कर दिया ए आई एक्स आई किया, और ये क्या लिखा ए आई वाई आई किया, ठीक है। इसके ऊपर लिख सकते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स, ये ऑप्शनल रहेगा, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, कोऑर्डिनेट्स ऐसा लिखा।
इतना क्लियर ही है। इसके बाद हम लोग इसको कॉलम में बना देंगे, तो कॉलम में बना देता हूँ इसको। देखो यहाँ पर कॉलम बना दिया। अभी क्या करना है, ये जो मेन डायग्राम इस तरीके से दिया था, अगर हम लोग मेन डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो इसको ये देखना होगा कि इसके अंदर स्टैंडर्ड शेप कौन से आ रहे हैं। अभी कुछ स्टैंडर्ड शेप के बारे में सीजी देखे थे और उसका एरिया देखा था, उसका एक्स बार वाई बार कैसे था ये देखा था ना इसके पहले। तो यहाँ पर कौन से स्टैंडर्ड शेप दिख रहे हैं, देखो रेडियस कितनी दिख रही है, 4 सेंटीमीटर दिख रही है ना। ये सेमी सर्कल की रेडियस कितनी दिख रही है, 4। अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस किया मैंने अभी मार्क किया वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। अगर उसको वर्टिकली डाउनवर्ड कर देते हैं ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा जहाँ पर ये वाला बेस कितना है, 8 है और ये हाइट कितनी है, 6 है। क्योंकि हाइट यहाँ पर बड़ी दिख रही है, ड्रॉ करते हो फिगर को, लेकिन वो कंसिडर करो डायमेंशन, तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का डायमेंशन कितना है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 6 8 ज़ा 48 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो पहले हम लोग इनमें से 3 शेप है, तीनों शेप का क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, फिर जाके हमें ये कंपोजिट फिगर मिलेगा। तो सीरियल नंबर 1 लिखा यहाँ पर, शेप कैसा कौन सा ले लेते, रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल लिखा। एरिया क्या आ जाएगा उसका, 6 × 8, डायरेक्टली की लिखेंगे हम लोग 48। यहाँ पे यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है, ये एरिया लिखा है वहीं पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स आई सेंटीमीटर, वाई आई सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ए आई सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये एक्स आई सेंटीमीटर था, ये लिखा सेंटीमीटर क्यूब लिखा। सिमिलरली उसके बाजू में भी यूनिट लिख दिया। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है एरिया में, एरिया के कॉलम में शुरुआत में, तो यहाँ पर 48 के बाजू में यूनिट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है ये। उसके बाद एक्स आई यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, क्या कहा, एक्स आई यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन किसका, रेक्टेंगल का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, रेक्टेंगल का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अबे देखो रेक्टेंगल के लिए बेस कितना रहेगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये रहेगा ना, जो कि कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसी डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ये टोटल यहाँ से वाई एक्सिस पे कितना, 8 है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ये विच इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी कि एक्स आई कितना आया, 4 आया। और वाई बार, रेक्टेंगल के लिए वाई बार यानी कि क्या रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है। अभी देखो रेक्टेंगल का ये वाला साइड एक्स एक्सिस पे है, वाई बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यहाँ से टोटल ऊपर कितना है, 6 का आधा कितना होगा, 3, यानी कि वाई बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना लिखना होगा, 3 लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस में क्या करना है, सिंपली देखो 48 × 4 करना है, दैट इज़ जो आएगा वो, और 4 × 3 करना है। 4 × 3 कितना, सॉरी 4 × 3 नहीं है, 48 × 4 यहाँ पर लिखेंगे, और ये 48 × 3 यहाँ पर लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस में अभी देखो शेप ले लिया 2, शेप 2 हम लोग हमारी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं, ये ट्रायंगल ले सकते हैं, या फिर ये ट्रायंगल ले सकते हैं, या फिर हम लोग ये सेमी सर्कल लिख सकते हैं। फिलहाल तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये एस ट्रायंगल उसी तरीके से दिखाया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या रहेगा, ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट ये एरिया आता है। ये कंपोजिट फिगर में टोटल लेंथ कितना दिया था, बेस में 17 दिया था, 17 में से 8 तो इधर चला गया, यानी कि बाकी का बचा हुआ कितना रहेगा, 9 रहेगा। तो ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा कितना हो गया, ये वाला हिस्सा कितना होगा, ट्रायंगल का 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर, और पीछे का कितना था, 8 सेंटीमीटर, राइट। ये 9 है और ये हाइट कितनी है, 6 है। 6 × 9 × 1/2 करना होगा। वो ट्रायंगल का जो भी एरिया आएगा डायरेक्टली लिख देंगे, कितना आएगा, वो 27 आएगा। 6 × 9/2 27, ये ट्रायंगल का एरिया लिखा। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्स आई यानी कि क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, इतना याद रखो, ठीक है। एक्स आई यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस होता है। तो ट्रायंगल तो 8 सेंटीमीटर आगे है ना, ये पहला देखो वाई एक्सिस से ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस आया है, 8 सेंटीमीटर के आगे ट्रायंगल आया है। तो ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द क्या निकलना है, वाई एक्सिस के आगे निकलना है ना, राइट। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, अपना बेस हो गया, क्या हो गया, ये ट्रायंगल का बेस हो गया, क्योंकि इसके आगे मुझे वाई से डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इसके आगे डिस्टेंस जाना है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल का एक साइड यानी कि बेस हो गया, उसके सामने वाला पॉइंट है जो भी ट्रायंगल का वो हो गया एपेक्स, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। यानी कि ये अगर ट्रायंगल का बेस है, उसके सामने वाला पॉइंट एपेक्स है, तो उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और बेस से सीजी कितना दूर होता है, बेस से सीजी कितना दूर होता है, 1/3 ऑफ हाइट। 1/3 × 9 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से ऊपर 3 हुआ, और यहाँ से वाई एक्सिस कितना पीछे, 8 यूनिट पीछे, यानी कि 8 + 3 11। इसका मतलब हमें एक्स आई कितना लिखना होगा, ट्रायंगल के लिए एक्स आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। इतना क्लियर है। नेक्स्ट केस में अभी वाई आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो सिर्फ ट्रायंगल को देखना है, ट्रायंगल का ये वाला साइड एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये अभी बेस हो जाएगा,
उसके सामने वाला पॉइंट अभी एपेक्स हो जाएगा और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस केस में अभी हाइट हो जाएगा। तो सी जी ट्राइंगल के केस में बेस से कितना ऊपर होता है, 1/3 ऑफ हाइट, 1/3 इंटू 6 यानी कि कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, वाई आई कितना आएगा 2, वाई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है ना, तो ये बेस है ट्राइंगल का, ऊपर वाला पॉइंट ये एपेक्स हो जाएगा, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट हो जाएगा। तो सी जी ट्राइंगल के केस में 1/3 ऑफ कितना होता है, हाइट होता है, तो 1/3 इंटू 6 करने पर कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपली 2 लिख देंगे। इतना क्लियर है। अभी देखो, अभी किसका तीसरा शेप था अपना सेमी सर्कल, तो ये सेमी सर्कल बना दिया यहाँ पर। सेमी सर्कल का एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना दिया है, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है ना, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर बाय 2, तो आंसर कितना आता है 25.13 आता है ना। तो उसको हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखेंगे और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप करेंगे, अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये तीसरा डिजिट 2 है ना, तो यहाँ पर राउंड अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या आया 25.13। तो यहाँ पर सेमी सर्कल का एरिया कितना आया 25.13, उतना लिखा। ठीक है, अभी देखो उसके बाद एक्स आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये एक्स आई निकालना है यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस निकालना है, राइट। तो देखो यहाँ पर सेमी सर्कल का सी जी इस सिमेट्रिक वाले पॉइंट पे रहेगा, सेमी सर्कल का सी जी ये वाले उसके सिमेट्री वाले पॉइंट पे रहेगा, जो कि वाई एक्सिस रहेगा ना, उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, वो एक्स आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस वो कितना मिलेगा हमें 4 मिलेगा सेमी सर्कल के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 4 लिखेंगे। अभी क्या वाई आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखो यहाँ से कितना यूनिट पीछे है एक्स एक्सिस 6 यूनिट पीछे, सेमी सर्कल के लिए यहाँ से कितना यूनिट पीछे है एक्स एक्सिस 6 यूनिट पीछे, और इतना ऊपर ये सेमी सर्कल का ये बेस है, सेमी सर्कल का ये बेस है, उसके कितना ऊपर सी जी होता है 4r/3π, कितना ऊपर 4r/3π, रेडियस कितना है इस केस में 4 ही है, तो क्या कैसा लिखेंगे 4, ये ऊपर 4 लिखा, 4r अपॉन में 3 इंटू क्या रहेगा पाई रहेगा, 3 इंटू पाई, तो 4r/3π कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 1.697, यानी कि तीसरा डिजिट 7 है तो पहले वाला डिजिट हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसके कारण पहला भी बढ़ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। ठीक है, 1.7 ये आ जाएगा डिस्टेंस कहाँ से, सेमी सर्कल से ऊपर, लेकिन सेमी सर्कल के ऊपर नहीं चाहिए, हमें क्या निकालना है y यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस निकालना है। यहाँ से 1.7 है, लेकिन वो एक्स एक्सिस तो इससे पीछे कितना है 6 है, यानी कि क्या करना होगा 1.7 + 6 क्या होगा 7.7 हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई आई कितना लिखना है 7.7 लिखना होगा। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सिंपली 48 इंटू 4 कर यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, 48 इंटू 3 कर जो भी आंसर है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पर साइड में, और ये सब समेशन का एडिशन करना है। यहाँ पर समेशन ऑफ ए आई लिखना है, उसको क्या लिखेंगे समेशन ऑफ ए आई, वो कितना आ जाएगा 100.13 आएगा। इतना क्लियर है ये। उसके बाद अभी देखो इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑलरेडी। देखो यहाँ पर फिर ये जो ए आई एक्स आई था, सो ए आई वाई था, मैंने उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे फीड कर दिए कैलकुलेट करके डायरेक्टली, और उसके बाद समेशन ए आई एक्स आई कॉलम का एडिशन भी नीचे लिखा है, और समेशन ए आई वाई आई कॉलम का भी एडिशन लास्ट में लिखा है, और ये समेशन ए आई हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। इसके बाद देख एक्स बार यानी कि सी सेंट्रॉइड का एक्स बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स बार इक्वल टू शुरुआत में देखा था समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ए आई। ये आई का मतलब क्या रहेगा, ये आई लिखा है ना ए आई एक्स आई, आई का मतलब क्या हो रहा है, ये पहला जो एरिया जो लिया था ना वो किसके लिए था, रेक्टेंगल के लिए था, तो आई 1 था x1 y1, आई 2 कब हो जाएगा इस ट्राइंगल के एरिया के लिए x2 y2। उसी तरीके से ये आई चेंज होते जा रहा है, इसके कारण उसको जनरली आई के टर्म में लिखा। ठीक है, तो एक्स बार का फॉर्मूला समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ए आई, समेशन ए आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई थी 589.52 अपॉन में समेशन ए आई की वैल्यू 100.13। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है कैलकुलेट करने पर, देखो इसका आंसर आएगा 5.89। यूनिट क्या आते हैं सेंटीमीटर थे, वो सेंटीमीटर यूनिट लास्ट में देना होगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में एंड इसी तरीके से क्या काउंट करना है, अभी वाई बार काउंट करना है, तो वाई बार क्या रहेगा बाय फॉर्मूला समेशन ए आई वाई आई, या आई थोड़ा सा सब्स्क्रिप्ट में होना चाहिए, समेशन ए आई इज इक्वल टू समेशन ए आई वाई आई की वैल्यू 391.5 और ये समेशन ए आई की वैल्यू 100.13 इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर 3.91।
3.91 यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। तो देयरफॉर लास्ट में सेंट्रॉइड लिख सकते हैं, देयरफॉर सेंट्रॉइड इज इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा 5.89, पहले एक्स का लिखा जाता है 5.89 कॉमा देकर 3.91, उसके बाद चलो यहाँ पर सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर ये वैल्यू लिखकर साइड में सेंटीमीटर लिखा तो भी चलेगा, और उसके बाद दूसरी वैल्यू लिखकर उसके बाद में यूनिट लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला सम हो गया। ये शेप दिया था जिसका हमें क्या पूछा था, सेंट्रॉइड पूछा था। हम लोगों ने गिवन बॉडीज को स्प्लिट किया उनके स्टैंडर्ड शेप में, और उनके स्टैंडर्ड शेप का CG निकाला फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन किया, उसमें प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ किया, और फिर लास्ट में हमारा CG आ गया। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन आपके सामने देखो इस तरीके से लिखा है। क्या दिया है उस क्वेश्चन में, डिटरमिन द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन लैमिना। हमारे पास ये जो भी क्वेश्चन रहेंगे प्लेन लैमिना के ऊपर ही रहेंगे, जिनका हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करो ऐसा पूछा रहेगा। मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। देखो डायग्राम इस तरीके से, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत में क्या लिखेंगे, इस एरो से राइट आंसर के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। तो टू फाइंड सेंट्रॉइड राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ऐसा लिखेंगे हम लोग, टू फाइंड सेंट्रॉइड of the body, to find centroid of the plane lamina, या फिर to find the centroid of the plane lamina, writing table as follows। ये वाला स्टेटमेंट लिख देता हूँ, writing table as follows, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जो प्लेन लैमिना दिया था उसके अंदर स्टैंडर्ड शेप कितने आए हैं, ठीक है। तो देखो प्लेन लैमिना के अंदर स्टैंडर्ड शेप, पहले तो नीचे का ट्रायंगल दिख रहा है, उसके बाद एक सर्कल दिख रहा है, एक सेमी सर्कल का हिस्सा है, और ये जो रेक्टेंगल का भी हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको नंबर करेंगे, सीरियल नंबर देंगे। पीछे क्या लिखा, ये सीरियल नंबर किया, सीरियल नंबर के बाद आएगा अपना शेप वाला कॉलम, शेप के बाद आएगा अपना एरिया का कॉलम, एरिया, और किस यूनिट में दिया था ये सब कुछ, mm² में दिया ना, तो तो एरिया क्या रहेगा अपना mm² में आएगा, mm²। उसके बाद क्या लिखना, कोऑर्डिनेट लिखने, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट लिखा। पहला कोऑर्डिनेट किसका आएगा, xi, जिसको कहेंगे हम लोग xi, वो भी किस में रहेगा, mm में रहेगा, और उसका दूसरा आएगा yi, यानी कि वो भी आएगा mm में, ब्रैकेट में लिखे उसके यूनिट। उसके बाद क्या करना है हमें, ai xi करना है, एरिया हो गया। उसके बाद क्या लिखना है हमें, ai xi लिखना है सिंपली, ये ai लिखा, उसके बाजू में xi लिखा, ये ai लिखा, उसके बाजू में yi लिखा। इनका यूनिट क्या रहेगा, mm³ होगा, और इसका भी यूनिट क्या लिखना है, mm³ लिखना है। इतना क्लियर है ये। तो ये अभी जो भी ये लिखा है उसको कॉलम बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल फिगर कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर उसकी हाइट कितनी है, 100 mm, और उसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि ये जो ट्रायंगल का साइड दिख रहा है वो कितना दिया है, 120 mm ना। तो बेसिकली 100 mm बड़ा दिखाया है 120 mm से। फिर भी ये डायग्राम में कंसिडर कर लेना आप, ये छोटा दिखना चाहिए ना, विड्थ तो छोटा दिखना चाहिए, लेकिन उसका डायमेंशन बड़ा दिखा है, कितना 120 mm दिया है, और जबकि हाइट 100 mm दिखाई है, जो कि विड्थ है ना ये, क्योंकि इसकी लेंथ कम है तो ये विड्थ हो जाएगी, लेकिन जो बड़ी दिखाई है। फिर भी आप लोग अपने हिसाब से डायग्राम को कंसिडर कर लो डायमेंशन वाइज। तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना दिखाई दे रहा है, 120 mm, और विड्थ कितनी है, 100 mm, ठीक है। देखो ये रेक्टेंगल है पूरा ऐसा, इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडिएशन की 60 + 60, ये कितना हो जाएगा 120, और ये 100 mm। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 100 × 120, यानी कि 12,000 हो जाएगा। तो वो 12,000 एरिया कहाँ पे लिखना है, रेक्टेंगल पे लिखना है। शेप कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल सिर्फ दिखा दिया, एरिया कितना हो गया 12,000। तो ये 12,000 क्यों लिखा, इतना समझ में आया होगा। अभी xi यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ये देखो यहाँ पर ये y एक्सिस है, राइट। तो रेक्टेंगल की बात हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल साइड है 120, रेक्टेंगल का एक बेस है, उससे आधे वाले डिस्टेंस पे क्या आएगा, उसका CG आएगा। 120 का आधा कितना होगा, 60, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस कितना आएगा, 60 आएगा। तो xi के कॉलम में कितना लिखना होगा, ये 60 क्यों लिखा, इतना समझ में आया होगा। उसी तरीके से अभी क्या ऐड करना है, yi किसका, रेक्टेंगल का शेप देखो, y यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस होता है ना। तो यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस कितना, ये 100 है, ठीक है। रेक्टेंगल के विड्थ का डिस्टेंस 100 है, तो उसके आधे वाले डिस्टेंस पे CG आएगा ना, तो वो x एक्सिस से कितना दूर होगा, 50 दूर होगा, यानी कि yi कितना आएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 50। यूनिट ऊपर पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को रेक्टेंगल के केस में उसका एरिया और xi और yi।
कोऑर्डिनेट के बीच का लाइन ड्रॉ करना रह गया था, तो उसको भी लाइन को, उस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। अभी हम लोग ट्रायंगल के एरिया को कंसिडर करते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का समझ में आया होगा। अभी हम लोग ट्रायंगल के एरिया को कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल का ये वाला साइड कितना है, 120 दिख रहा है, और उसका ये वाला साइड कितना है, 60 है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 60 इंटू 120 कितना रहेगा ट्रायंगल का एरिया, कैलकुलेट कर देते हैं। 1/2 इंटू 60 इंटू 120। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे पुट किया, वैल्यूज़ पुट किए, उसका आंसर देखते कितना आता है, 3600। तो ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, 3600। माइनस नहीं कंसिडर करना है, माइनस उसी पार्ट को कंसिडर करेंगे जिसको हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है गिवन प्लेन लैमिनेशन। ट्रायंगल इस तरीके से नीचे की तरफ, तो ट्रायंगल लिखा, ट्रायंगल का एरिया कितना मिला, 3600 यूनिट्स, ठीक है, वो भी लिख दिया। उसके बाद अभी क्या, एक्स आई यानी कि क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, यानी कि राइट साइड जाएगा, राइट साइड ही ट्रायंगल का पूरा आया हुआ पार्ट। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो ट्रायंगल के ये वाली साइड में आने वाला है ना वाई एक्स आई। तो देखो ट्रायंगल का ये हो गया बेस, बेस के सामने वाला पॉइंट क्या होता है, एपेक्स, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हाइट होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 120 हो गया। और ये बेस है ट्रायंगल का, उसके सामने वाला ये एपेक्स है, उनकी ट्रायंगल ये बेस और ये एपेक्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अपनी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और इतना हमें पता है कि सेंट्रॉइड ट्रायंगल के अंदर बेस से कितना ऊपर होता है, 1/3 ऑफ हाइट, यानी कि 1/3 इंटू 120 करने पर कितना आएगा आंसर, 40 आएगा। और ये राइट साइड में जा रहा है, तो 40 कैसा आएगा, प्लस आएगा, यानी कि एक्स साइड डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना आएगा ट्रायंगल के केस में, 40, दैट इज 40। इतना क्लियर है। नेक्स्ट केस में अभी क्या निकलना है, एक वाई आई निकलना है, वाई आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। देखो ये ट्रायंगल एक्स एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है ना, नीचे, अभी नीचे काउंट करना होगा, ट्रायंगल के बारे में निकलना है हम लोगों को। ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा एक्स एक्सिस पे है, यानी कि ये अभी बेस हो जाएगा, उसके सामने वाला पॉइंट अभी एपेक्स हो जाएगा, और फिर ये वाला पार्ट, ये बेस, ट्रायंगल का ये बेस, उसके सामने वाला पॉइंट ये एपेक्स, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में अभी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और बेस से सी जी कितना दूर होता है हाइट के, बेस से सी जी कितना दूर होता है हाइट के, 1/3 ऑफ हाइट। तो 1/3 इंटू 60 करने पर कितना आएगा आंसर, 20 आएगा। जो कि ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से नीचे है ना, और एक्स एक्सिस से नीचे वाला डिस्टेंस कैसा होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर वाई आई -20 लिखना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर वाई आई किससे लिखेंगे, -20 लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल के बारे में अभी लिख रहे हैं। नेक्स्ट केस में अभी हम लोग करेंगे कंसिडर सेमी सर्कल को, या फिर सर्कल को कंसिडर कर लेते हैं। सर्कल को कंसिडर कर लेते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, सिंपली πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीसरा वाला हिस्सा लिया है सर्कल का, ये सर्कल लिखा, लेकिन ये सर्कल को हैश भी करना है, हैश यानी कि उसको काटना है। ये सर्कल का एरिया पहले तो काउंट करते हैं। सर्कल का रेडियस कितना दिया है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया है, यहाँ पर 40 दिख रहा है ना, πr² रहेगा, सिंपली क्या रहेगा, πr²। ये पाई लिखा इंटू 40 r² रहेगा, तो ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1600 पाई, यानी कि 5026.555 लिख सकते हैं, 54 है ना, तो 5026.55 लिख सकते हो हम लोग इसको। तो सर्कल का एरिया कितना है, 5026.55। लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट है, ये जो भी सर्कल है उसको हम लोगों को काटना है, ड्रिल करना है, उड़ाना है। तो उसके ये सर्कल के एरिया को हम लोग हटा रहे हैं, तो उसके कारण उसको क्या लिखना होगा, उसके पहले एक माइनस साइन देना होगा। इतना क्लियर हुआ होगा। अभी इस सर्कल का मुझे क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई यानी कि क्या रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है, सर्कल का निकालना है। छोटे वाले सर्कल के लिए उसका एक्स आई क्या रहेगा, ये वाला सेंटर रहेगा, जो कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, बड़े वाले रेडियस जितना है ना, ये r = 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, बड़े वाले ये जो सेमी सर्कल है ना उसके रेडियस जितना है। एक्स आई छोटे वाली सर्कल की एक्स आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस वो कितना रहेगा, 60 होगा। और वाई एक्सिस के राइट साइड पे डिस्टेंस कैसा होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली +60। इतना समझा रहेगा। नेक्स्ट केस में अभी क्या निकालना है, वाई आई, छोटे वाले सर्कल का वाई आई यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स, वो क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अभी देखो ये सेंटर छोटे वाले इसी सेंटर पर है ना, सी जी, छोटे वाले सर्कल का सी जी इस सेंटर के ऊपर है। ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये देखो नीचे दिख रहा है ना बाजू में, 100 mm दूर है ना। वाई आई यानी कि क्या आता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, छोटे वाले सर्कल की बात हो रही है। तो यहाँ से ये सर्कल का पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 100 mm दूर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि इसके कारण क्या लिखना होगा, प्लस लिखेंगे अब लोग। तो यहाँ पर प्लस क्यों लिखा है, इतना समझा। नेक्स्ट केस में अभी कौन सा शेप बाकी रह गया अपना, सेमी सर्कल वाला। तो सेमी सर्कल वाला भी शेप लेंगे, उसको कट नहीं करना है। क्या कहा, सिर्फ इस सर्कल को कट करने का था,
फ्रॉम दिस गिवन प्लेन लैमिना। अभी क्या इसको ले रहे हैं हम लोग, सेमी सर्कल को ले रहे हैं, तो ये सेमी सर्कल लिखा। सेमी सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई लिखेंगे, पाई, ये पाई लिखा। आर स्क्वायर रेडियस कितनी थी, 60 थी, ये पाई लिखा, रेडियस 60 स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाय 2 करने पर आंसर कितना आता है, 1800 पाई, यानी कि 5654.866, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको 87 लिख सकते हैं, 0.87 लिख सकते हैं। 5654.87 लिखा। इतना क्लियर है। देखो ये वैल्यू इधर कैलकुलेट की हुई, पाई स्क्वायर बाय 2 सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया। अभी क्या करना है, सेमी सर्कल का हम लोगों को एक्सआई निकालना है। एक्सआई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो सेमी सर्कल और ये जो सर्कल था वो कोइंसिडेंट थे, उनके सेंटर कोइंसिडेंट थे, तो यानी कि सेमी सर्कल का एक्सआई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस वो कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली 60 ही लिखेंगे। इतना क्लियर है। और सेमी सर्कल का वाई आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो सेमी सर्कल का सी जी अपने बेस से कितना ऊपर होता है, 4r/3π, इतना डिस्टेंस ऊपर होता है। देखो अगर हम लोग सेमी सर्कल को किसी भी तरह से बनाते हैं, यानी कि मान लो ये इस डायरेक्शन बनाया, सेमी सर्कल हमेशा उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे यहाँ पर रहेगा, उसका सी जी एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा, और यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऊपर होगा ना, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जितना ऊपर होता है वो कितना होता है, हमेशा 4r/3π होता है। भैया इसका ओरिएंटेशन कैसा भी होने दो, यानी कि ये ऐसा होने दो सेमी सर्कल, उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही सी जी आएगा, और वो बेस से कितना ऊपर होगा 4r/3π। तो यहाँ पर देखो ये जो सेमी सर्कल है उसका सी जी यहाँ पर आएगा, एक्स आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, रेडियस जितना मिलेगा। अभी बेस के ऊपर, सेमी सर्कल के बेस के ऊपर सी जी कितना रहता है, 4r/3π, डिस्टेंस इतना ऊपर होता है, तो वो काउंट करना है हमें, यानी कि एक्स बार डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई आई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो काउंट करना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं कितना आएगा, 4r, रेडियस कितनी इस केस में 60 है, तो 4r ये लिखा, 4r अपॉन क्या लिखना है, 3 × पाई करना है, 3 × पाई कर दिया, तो कितना आता है आंसर, 25.46 आता है। तो लिखना है वो 25.46। वो कहाँ से आया, इस सेंटर से ऊपर आया ना, 25.46। देखो 25.46 इस डिस्टेंस के ऊपर आया, लेकिन हमें क्या करना है, सेमी सर्कल का वाई आई निकालना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस निकालना है। तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस कितना पीछे था, 100 था, यानी कि इस 100 को 25.46 में ऐड करना होगा, राइट। तो डिस्टेंस कितना बनेगा, 125.46 आएगा। ये सी जी ऊपर आया है ना सेमी सर्कल का, इधर आया, लेकिन ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना दूर है, 100 + 25.46। तो इसके कारण हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 125.46 लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, देखो ये है हमारा एरिया का कॉलम का एडिशन मुझे करना है। एरिया इंटू एक्स आई करना है, यहाँ पर ए आई एक्स आई के कॉलम में लिखेंगे, एरिया इंटू वाई आई करना है, उसको ए आई वाई आई के कॉलम में लिखा जाएगा, और लास्ट में समेशन ए आई एक्स आई करना है, और उसी तरीके से लास्ट में यहाँ पर समेशन ए आई वाई आई करना है। तो ये सब इस कॉलम का एडिशन, इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन वाला पार्ट में यहाँ पर ऑलरेडी करके रखता हूँ। देखो लास्ट में क्या कर दिया, समेशन ऑफ ए आई लिख दिया, समेशन ऑफ ए आई एक्स आई का एडिशन लिख दिया, और समेशन ए आई वाई आई का एडिशन कर दिया। ठीक है, ये कितना आ रहा था, 734.99 आ रहा था, लेकिन उसको राउंड अप कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली क्या लिखा, फिर 734.805 लिख दिया। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे कि एज वी नो लिख देता हूँ। एक्स बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ए आई होगा। तो समेशन ए आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई थी, 901,699.2 अपॉन समेशन ऑफ ए आई की वैल्यू दैट इज़ 16,228.32। इसको कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिलता है हमें, 55.56 ये मिलेगा। 55.56 यूनिट क्या रहेगा, mm। ठीक है, इसी तरीके से अभी दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, एंड वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई वाई आई रहेगा, समेशन ऑफ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई। ये आई हमें सब्सक्रिप्ट में लिखना है, ए के बाजू में दिख रहा है वो थोड़ा सा नीचे झुका हुआ दिखना चाहिए आई। उसके बाद देखो ये वैल्यू कितनी थी, 734,805 अपॉन में 16,228.32। इसको काउंट करने पर इसका देखते हैं आंसर कितना आता है। इसका आंसर मिलेगा 45.28 mm। लास्ट में हम लोग रिजल्ट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर G इज इक्वल टू, G यानी कि सेंट्रॉइड क्या रहेगा, पहला
55.56 mm, 45.28 mm। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आज के कंसेप्ट में हम लोगों ने शुरुआत में स्टार्टिंग में सिंपली देखा कि सेंट्रोइड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। प्लेन लैमिनेट को अंदर ही सेंट्रोइड आता है। होता क्या है, अगर प्लेन लैमिनेट को हम लोग हवा में फेंकेंगे तो उसका टोटल वेट जिस पॉइंट से पास होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रोइड कहेंगे। अगर बॉडी 3 डायमेंशनल होती है तो सेम कंसेप्ट को हम लोग सेंट्रोइड वर्ड यूज़ नहीं करते, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी कि टोटल वेट ऑफ द बॉडी सेंटर से पास होगा। इसी तरीके से अगर टोटल मास ऑफ द बॉडी अगर कॉमन पॉइंट से जा रहा है बॉडी को हवा में फेंकने के बाद, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। ठीक है, तो उसको फॉर्मूले एक्स बार और वाई बार कहते हैं। यानी कि सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास जो निकालने का फॉर्मूला रहेगा, एक्स और वाई कॉन्टेंट रहेंगे, उनका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले शुरुआत में डिस्कस किया था और उसके ऊपर आज के लेक्चर पे 2 सम्स किए थे। ठीक है, अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।